लेकिन जैसा भंडारी जी कह रहे थे कि वेलफेयर स्टेट की बात है, लेकिन फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए। हमारे साथ में राजेश कंदोई जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे दो चीज़ हम समझ लेते हैं। एक तो फ्रीबीज कितना नुकसान पहुंचा रही है, और दूसरी राजस्थान स्टेट इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स जो बनेगी वो कितनी महत्वपूर्ण है जब 5,71,000 करोड़ का कर्जा हो गया है तब। फ्री बीज के बारे में ऐसा है कि फ्री बीज को पूरा बंद नहीं किया जा सकता जब तक जो एकदम वंचित वर्ग है, जिसके पास में अभी रोटी कपड़ा मकान की सुविधा नहीं है, उनको बेसिक सुविधाएं देने के लिए हमेशा सरकारों को कुछ न कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ेगी। लेकिन जैसे अभी हम राजस्थान के ऊपर जो कर्जे के भार की बात कर रहे हैं कि लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार पर हो गया, तो वो जो सरकार को सिर्फ फ्री बीज बांटने के लिए अगर कर्जा लेना पड़ रहा हो तो उसको हम वित्तीय कुप्रबंधन कहेंगे। अगर उससे इनकम जनरेटिंग असेट्स पैदा हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी के लिए और शादियों में हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन को लाने के लिए अगर कर्जा ले रहा है तो उसको गलत मानेंगे। उसकी बजाय वो अगर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए अगर उसको कर्जा लेना पड़ रहा है तो उससे आगे जा कर के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की जहाँ तक बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि राज्य का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसका एक ही उपाय है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिले। अगर 5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में नया आता है तो उससे हमें जो अभी राजकोषीय घाटा 66,000 करोड़ का हुआ है, मुझे लगता है कि उस घाटे की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा राज्य सरप्लस स्टेट में आ जाएगा। पुरानी सरकार ने भी अक्टूबर 2022 में एक निवेश सबमिट करी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ में सरकार के पास में भी पैसा आएगा कोई? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और जब अगर निवेश आता है तो टर्नओवर बढ़ेगी। वो जो फैक्ट्रियाँ अगर 5 लाख करोड़ के निवेश से यहाँ पर स्थापित होंगी तो उनसे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से रोजगार बढ़ेगा और कुल मिलाकर के जितना भी इनकम टैक्स जीएसटी उससे पैदा होता है वो उसको राज्य को कुछ न कुछ तो उसका हिस्सा आएगा। एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स पे और बताइए। इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स मुझे लगता है अगर ये गठन करते हैं तो वो बेसिकली राज्य में निवेश लाने का अगर काम करती है, क्योंकि जिस प्रकार से पीछे की सरकार ने अक्टूबर 2022 में निवेश सबमिट करा था और उसमें 10,45,000 करोड़ रुपए के उनके एमओयू हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी सरकार इस बात पर कंफ्यूज थी कि उद्योगपतियों को लाना है या नहीं लाना है। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को लाकर उनके साथ में एमओयू कर रहे थे, उनकी पार्टी के नेता उनको चोर बता रहे थे, तो मुझे लगता है ये बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, पॉलिसी पैरालिसिस था। अब अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम करती है तो निश्चित रूप से राज्य में निवेश के आयाम बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और बाहर से उद्योगपतियों को लाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के ही उद्योगपति जो बाहर गए हुए हैं, यहाँ जब उद्योग की और निवेश की संभावनाएं नहीं थी तो आज पूरे देश भर में जगह जगह राजस्थान से गए हुए उद्योगपति अगर वो भी यहाँ निवेश करते हैं तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है। तो राज्य के उद्योगपतियों को ही लाया जा सकता है, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात कही उसके दो कमेंट लूंगा मैं। कांग्रेस बीजेपी के दोनों के नेता यहाँ पर हैं, हालांकि देखते हैं भरत जी क्या रस्म अदायगी करते हैं और बजट की केवल खामी बताएंगे भरत जी, या कोई खूबी भी? नहीं, खूबी तो नहीं। देखिए, नवाचार किसी चीज़ का हुआ नहीं है। इसमें जो भी बातें कही गई वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने बजट 23-24 में कह दी थी। जिस तरीके से अभी डोडासरा जी ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर हमने 15% की वृद्धि ला दी थी। आपने कहा कि हम केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे, तो आखिरी लास्ट जो हमारा बजट था उसमें हमने आरटीआई के तहत लड़की और लड़के दोनों के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा कर दी थी। आप लाडो के अंदर कहते हैं गरीब परिवारों को हम जो सेविंग बॉन्ड देंगे, तो आप जब सेविंग बॉन्ड की बात करते हैं तो वो कौन से गरीब परिवार है? क्या वो 2011 में जो चयनित हुए थे एनएफएसए में वही परिवार है? उसके बाद इन 12 साल के अंदर जो लोग गरीब रेखा के नीचे आए उनके बारे में आपने बात 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर आए, कल पीएम ने कहा है। तो फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों 4 साल से आप लगातार अनाज दे रहे हैं? अगर कोई बाहर ही आ गए तो उसमें भी तो रिडक्शन आना चाहिए था ना कंपेरेटिवली। उसमें रिडक्शन करेंगे तो फिर आप घेरेंगे नहीं ना, सवाल नहीं उठाएंगे? नहीं, सवाल तो देखिए जब आप गलत करेंगे तब करेंगे। अब आप कह रहे हैं विश्वकर्मा कामगार में हम पेंशन देंगे। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से 45 साल तक 100 रुपये देगा और उसके बाद आप 60 साल में 2000 देंगे, आप इन्फ्लेशन रेट तो देखिए। जो पैसा लेंगे आप उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके जितना % कमाएंगे उससे कम % तो आप उसको पेंशन दे रहे हैं। किसी तरह का ना महिलाओं के साथ, ना शिक्षा के साथ, ना युवाओं के साथ किसी तरह का कोई नई चीज इन्होंने दी नहीं है। और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर बार बार ये घेर रही थी कांग्रेस सरकार को। पॉलिसी पैरालिसिस की बात कह रहे थे कंदोई जी पिछली सरकार की।
नहीं, देखिए, अगर 2013 से 18 का भी वित्तीय प्रबंधन देखा जाएगा ना, तो इनका जीडीपी का सबसे ज़्यादा कर्जा इन्होंने लिया था। और मैं फिर कहता हूँ, कंपेरेटिव बात होनी चाहिए। जहाँ देश में आज कर्जा 205 लाख करोड़ पहुँच गया, उतना तो राजस्थान सरकार ने कभी पहुँचाया भी नहीं। और वेलफेयर जब स्टेट की बात करते हैं, तो जो नीति निर्धारण है संविधान के अंदर, उसके अंतर्गत आपको उन वर्गों को साधने का काम जरूर करना चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आपने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पे बात नहीं करी, आपने मनरेगा के ऊपर कोई बात नहीं करी, आपने जिस तरीके से स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा कोरोना के बाद मुद्दा था वो था चिरंजीवी योजना, जिसमें एक मिडिल क्लास लोगों को भी 850 रुपए में देकर हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, यहां तक कि राज्य से बाहर जाकर भी आप कुछ चीजें कर सकते थे, वो आपने नहीं दी, सिर्फ आयुष्मान में कहा। आपने आरजीजीएस जो यहां सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए थे सीजीएचएस की तरफ पे, 20,000 से उसको 30,000 उसका दायरा बढ़ाया, उसमें आप घर जाके एक दवाई देने की बात करते हैं। तो हमें लगता है एक महिला होने के नाते हमें बहुत उम्मीदें थी कि इस बार कोई विजन होगा राजस्थान के लिए इन 5 सालों के लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वैट पर आपको बहुत गिरा था आपकी सरकार को पहले, ये कहते थे ना। और अब तो केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, 3 रुपए को 23 रुपए 34 रुपए ले गए, 28 लाख करोड़ से ज्यादा आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और उसके बाद आप जनता को राहत नहीं दे रहे हो। कैसी बात करते हो आप? गरीब से छीनकर और उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को 22.5% कर दिया था। अरे गरीब जनता को तो राहत दीजिए आप किसी ने। गरीब जनता की बात भरत जी कर रहे हैं, पंकज जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं। अब वैट पर बात कर लेते हैं। पंकज जी, वेट हुआ, वैट नहीं कम हुआ? देखिए, जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि बजट जो है उसमें 3 चीजें हैं, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। और वैट नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। लोगों को विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है कि किसी भी चीज को, देखिए, घोषणा करना कांग्रेस का हमेशा से आदत रहा है, क्योंकि 47 से लेकर गरीबों की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक गरीबों में ये नहीं बताया कि गरीब हमारे कम कितने हुए। पहली बार प्रधानमंत्री ने बताया कि इतने सालों में 25 करोड़ लोग जो हैं वो जो है गरीब रेखा से बाहर आ गए। फिर उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। एनएफएसए का वही आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनका गेहूं बंद कर दीजिए। मतलब कांग्रेस की सोच देखिए, यदि गरीब से बाहर आ गया है तो बंद कर दीजिए। वही वाली सोच, कौन सी वाली? 5 रुपए वाली जो थाली थी ना, जब इन्होंने कहा था, तो थाली के ऊपर जो है देश ने खूब सुना है कि कितने रुपए में एक आदमी का भोजन बढ़ जाता है ना, पेट बढ़ जाता है, और भोजन कितना आदमी को चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आज यदि आप देखेंगे तो लगातार हमने तो कहा कि जो अन्नपूर्णा रसोई है उसमें हमने तो भोजन की क्वालिटी को सुधारा और उसका क्वांटम भी बढ़ाया। क्योंकि देखिए, 2 बड़ी चीजें हैं, इनको यही नहीं पता कि गरीब का जो है उसका पेट कैसा है। क्योंकि गरीब का पेट, यदि गरीबी सहन करते तो पता होता कि उसका पेट कैसा है। तो मैं कह रहा हूं कि आज जिन चीजों की बात कर रहे हैं, आज किसी भी चीज में इन्होंने कहा था हमने घोषणा कर दी थी। अरे भाई हाँ, आपने तो घोषणा ही की थी कि 15% बढ़ा देंगे, लेकिन हालात क्या थे कि आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं था उसको बढ़ाने का। अभी जैसे भंडारी साहब ने कहा कि आप लगातार कर्ज पे कर्ज देते रहे और लोगों को जो है ये कहते रहे, लेकिन जनता समझती है। आज भी लोग जो है स्वाभिमानता को जो है स्वीकार करते हैं, और इसी कारण से लगातार इन चीजों पर आपने बारीकी से देखा होगा। आज लोगों ने विश्वास किया है। आज गारंटी, यदि मोदी जी कहते हैं तो गारंटी है, और इन्होंने तो कहा था बहुत गारंटी दी कि हमारी 7 गारंटियां 8 गारंटियां पूरे प्रदेश में चलाई, लेकिन हुआ क्या भाई? उनकी तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब आपके पास में आ गई सरकार, अब आप वैट की बात करो ना। वैट की, अब वैट में कमेटी बना रखी है। कमेटी का जैसे ही डिसीजन आएगा निश्चित रूप से जो है वैट का जो है बराबर करेंगे। लेकिन हमने कहा ना कि हम वो चीज नहीं करते कि एक दिन पर आने के बाद ये जिन चीजों वैट बढ़ाने पे कमेटी नहीं बनती, केवल घटाने पे क्यों बनती? नहीं बढ़ा वैट, किसने कहा? पूर्ववर्ती सरकार में वसुंधरा राजे ने वैट की घटाने की घोषणा रावत सर की पब्लिक मीटिंग। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं आपको पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। सुनिए, पिछली सरकार ने जो है आते ही सरकार ने जो है 2017 के अंदर जो है सारे के सारे टोल माफ कर दिए थे, टोल फ्री कर दिए थे। आपको बताएं कि टोल के बाद में इन्होंने टोल एप्लीकेबल कर दिए, उसके बाद उनका लोन पेमेंट हो गया। टोल फ्री करा। सर आ रहा हूं। प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस टोल का पेमेंट, जिस सड़क का पेमेंट सरकार ने कर दिया, उस पर जो है टोल वाले को जो है टोल लेने के लिए कह दिया कि अब तू टोल ले ले। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि तू टोल का पैसा भी दे दिया सरकार ने, और टोल भी जो है उसको इकट्ठा करने के लिए कह दिया। तो ये जो चीजें हैं कि पैसे को जो है किस तरह के करना। और बताता हूं आपको, चिरंजीव की बात कर रहे थे। अरे भाई, जाते जाते लास्ट ईयर में आप जिस कंपनी को इंश्योरेंस पैसा देके गए, उसको 3 साल का टेंडर कर गए हैं। भाई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? जब 1 साल सरकार में आपको, क्योंकि आपको लग रहा था कि हम सरकार में नहीं आ रहे, क्योंकि हमने जिस तरीके की योजनाएं लाए हैं, पूछो ना, अधिकारी वहीं पर हैं, पूछो ना। जांच हो रही ना। अब आप मुझे जल जीवन मिशन में जांच नहीं हो रही क्या है? सड़कों की जांच नहीं हो रही क्या? यूडीएच में जांच नहीं हो रही क्या? आज सब चीज जांच हो रही है ना, तभी तो परेशानी हो रही है, तभी कांग्रेस चिल्ला रही है, तभी जाकर के कभी कहते हैं ये पर्ची की सरकार है, कभी कहते हैं ये। मैं कह रहा हूं भैया, हालत तो तुम्हारी पूछिए ना कि तुम्हारी किस चीज जी। आरोपों का जवाब
देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि घोषणा करी, वो एक्ट बना था कानून, और कानून बनने के बाद 15% वृद्धि हर बार होती रहेगी। आपने कहा वैट पे आप जवाब नहीं दे पा रहे, वैट के अंदर आपने 500% वृद्धि कर दी। उसके बाद आपने कहा चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना के अंदर हमने कहा मिडिल क्लास लोगों को फायदा मिलेगा, 18% GST हेल्थ इंश्योरेंस पे लगा दिया। आप तो टोल की बात भी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने टोल हटाया, आपकी सरकार ने वापस लगाया। क्यों नहीं लगाएंगे? रोड पर चलोगे तो पैसा कौन देगा? रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? एक राज्य सरकार का जनरेशन होगा। लेकिन आम जनता को हम जब क्रूड ऑयल $135 प्रति बैरल यूपीए की सरकार में था, आज तो $70-75 है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024 का बोलता है कि हमने बहुत कम लिया है क्रूड ऑयल, फिर भी आप तो आम जनता को राहत नहीं दे रहे हो। आप चीजें क्या कर रहे हो? PLFS का सर्वे है कि जो 2.5% नौकरी 8% नौकरी का रेशियो होता था 2014 में, उसको आप 4.5% लिया है। 70,000 नौकरी की बात करो, घोषणा तो आपने 2 करोड़ नौकरी की भी की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी की थी। क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां और 70,000। देखिए, मुझे बताइए 2 करोड़ नौकरी हुई कि नहीं हुई? हर एक महीने 10 लाख नौकरी मिल रही है। कितनी नौकरी हुई है? 10 लाख नौकरी हर एक महीने जा रही हैं। मुझे बताइए कितनी हुई? और आप, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, 1 करोड़ 20 लाख। सुनिए, नहीं, अरे भाई ये तो 1 साल की है सर। इन्होंने बात की थी ना, हमने कहा लगातार जो है, मैं कह रहा हूँ कि ये किया है। दूसरी मैं कह रहा हूँ आपको कि लगातार आप देखिए कि आज मुझे बताइए कि रोजगार के जो सृजन है, आज मुझे बताइए कि क्या हालत है प्रदेश के अंदर। पिछले बार से लेकर के इन्होंने तो कहा था कि अन्न नहीं है हमारे पास। आप ये क्या भूल गए हैं क्या? ये कह रहे हैं कि साहब उस टाइम हम पेट्रोल डीजल खरीदते थे, इनके कृषि मंत्री ने कहा था कि जो सड़ा हुआ अनाज है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको बांट दीजिए, है ना। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, बांटेंगे नहीं, वो तो बियर फैक्ट्रियों के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बांटे के लिए नहीं है, अनाज फ्री नहीं है हमारे पास, अनाज है ही नहीं देने के लिए। मुझे बताइए 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, क्या यहाँ के किसान कमान नहीं कर रहा? क्या भाई करा रहा है ना आकर के। अरे भैया, तो हम बार बार कह रहे हैं कि लाए तो सब आप ही है, गरीब आप लाए, गरीबी आप लेकर के। वैट पर जो जवाब आना था, गजेंद्र सिंह जी क्या मानते हैं आप, कर्मचारियों की क्या स्थिति है भरत जी आरोप में? निश्चित तौर पे राजस्थान में पहला वित्त मंत्री है, महिला वित्त मंत्री है। वसुंधरा राजे भी रही है। नहीं, वित्त मंत्री बोल रहा हूँ मैं, वो तो मुख्यमंत्री थे ना। तो ये तो मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री थे, ये तो सिर्फ वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, महिला। और इन्होंने जो बजट दिया है, निश्चित तौर पे महिला होने के नाते हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने बजट दिया। दूसरा, ये राजस्थान के जो कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं इस बात के लिए थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना, जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमने इन्हें एक बार पहले भी कहा था, और हमने सरकार और मुख्य सचिव को भी पत्रों के माध्यम से कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का इस सरकार का क्या विजन है, और इसके ऊपर ये जो पार्टी सरकार में आई, ये क्या स्टैंड रखती है। परंतु इस बजट के माध्यम से कर्मचारियों को बहुत बड़ी निराशा हुई। इस ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है सार्वजनिक नहीं किया कि इसके रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, क्या रखेंगे। और दूसरा जो तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब है आपकी पेंशन स्कीम? नहीं है, पर अभी आपको एक चीज बताऊं मैं, अभी एग्रीकल्चर में एक भर्ती हुई थी, और उस भर्ती के अंदर पॉइंट्स नंबर 2 पे था, जो शर्तें थी उसमें न्यू पेंशन स्कीम, जो अंशदायी पेंशन योजना 2004 और 6 उसमें अंकित था। संशोधन भी हो गया था उसका उसी दिन। निश्चित तौर पे संशोधन तो हुआ, परंतु इससे कर्मचारियों को ये सरकार की मंशा पे संदेह हो रहा है। और जब हम लोग CS और सभी जगह भागदौड़ की और सरकार के पास गए, तब जाके वो 2 दिन बाद में संशोधन हुआ। तो निश्चित तौर पे कर्मचारियों को वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी जो RGHS की है, उसका भी जब ये योजनाओं को जब चल रही है, उसमें दवाइयाँ बढ़ानी चाहिए। और अब ये घर घर भेजने की व्यवस्था, ये कुछ समझ में नहीं आई, अभी देखते क्या होता है। और तीसरी, जब ये 70,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, अभी बता रहे थे, मैं बताऊँ कितने युवा जो है वो बैठे हैं, महात्मा गांधी युवा बेरोजगार हो गए, वो बैठे हैं। और 20,000 भर्ती जो पिछली सरकार के आते आते अटकी हुई थी, निश्चित तौर पे उसको, इस सरकार को आते उन 20,000 भर्तियों को अपने खाते में लेना चाहिए। और इस बजट के माध्यम से भी घोषणा होती है ना, तो उनको बहुत बड़ा राहत होता है। सरकारी नौकरियां तो लिमिटेड ही है ना, कितने लोगों को देंगे सरकारी नौकरियां? प्रकाश जी, सरकारी नौकरियों की कोई सीमा तो है ही, क्योंकि कैडर स्ट्रेंथ हर किसी का है, कितने लोगों को दी जा सकती है? और जो राजीव गांधी युवा मित्र, बेरोजगारी मित्र वाला है, उनका धरना, उनका मुद्दा कितना न्याय संगत है? देखिए, ये एक तो राजीव गांधी जो युवाओं को जो दिया जा रहा था, वो एक तरीका से एक सहायता थी, उसे सरकार ने बंद किया, वो मैं उसका विरोध करता हूँ। दूसरा ये कि सरकारी जो साधन है
वो पहले आप सरकारी साथ जो आपका कोष बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से नौकरियां मिल सकती। जब कोष तो बढ़ नहीं रहा है नौकरियों के माध्यम पर, और फिर पेंशन वाली बात आ पाती। अब वो भी मैं कहता हूँ कि जब तक केंद्र सरकार में ये निर्णय नहीं लेगी कि पेंशन किस तरह की दी जाएगी, तब तक राज्य सरकार, अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर है, तो कभी भी आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी अपने उस पुराने उस रूप में, इसकी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जो सबसे बड़ी बात जो है कि 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर अगर भाजपा सरकार केंद्र में वापस आती है तो आप देखिएगा कि देश के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो सारा बदल जाएगा। और फाइनेंस कमीशन जो बना है उसको आदेश दिए जाएंगे नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे करके कि आप जो है राज्यों को कहिए कि किस हिसाब से उन्हें राज्य का जो कोष चलाना है और कैसे अपने फिस्कल डिफिसिट कम करनी है। सख्त वित्तीय अनुशासन दिखेगा, बहुत बहुत सख्त होगा। जब जो मोदी जी का विजन है उसमें जब तक राज्यों का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक मोदी जी का विजन कभी भी आप जो है साकार नहीं देखेंगे। अब सुन लिया आपने गजेंद्र जी कि भाई जब तक कोष नहीं होगा मजबूत तब तक भर्तियां कैसे? नहीं, निश्चित तौर पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो भर्तियां हो चुकी मतलब फाइनेंस की स्वीकृति के बाद में विज्ञप्ति निकली थी उसके माध्यम से है। और दूसरा जो युवा मित्र, जो महात्मा गांधी राजीव गांधी युवा मित्र है, उनकी भी भर्तियां उसी के माध्यम से हुई है। और जो ये पैरामेडिकल जो सीपू के बाहर बैठे हैं इस सर्दी के अंदर 20 हज़ार की भर्ती है। और उस भर्ती को अगर करते हैं तो इसमें बजट आगे बढ़ाइएगा चर्चा को और सवाल और रखिएगा। यहाँ वक्त तो ये छोटे से ब्रेक का, फिर से हम लौटेंगे हमारी